मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय आपको नालंदा लेके आया हूं। सोचिए 17 बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और तमाम यूनिवर्सिटियां थी। और किस तरह से इस देश में लगातार कोशिश की गई कि मौर्य इतिहास को, सम्राट अशोक के इतिहास को खत्म किया जाए। सोचिए यहाँ फायान आते थे, पढ़ने आए, और यहाँ जब आएंगे तो आपको गाइड कहेगा कि गुप्त वंश के राजाओं ने बनवाया। जब आप पूछेंगे कि गुप्त वंश के राजाओं ने जब बनवाया तो गुप्त वंश राजाओं का अपना घर कहाँ था, तो पता चलेगा कहीं नहीं है। सोचिए कि उससे पहले का बुद्ध विहार जो है धरती के नीचे मिलता है, लेकिन एक राजा है उसका घर नहीं मिलता है। दरअसल ये सब कुछ मौर्य वंश की देन है, और पढ़ाई लिखाई विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा जो है, ये सब कुछ जो है वो सम्राट अशोक से पहले उनके तमाम राजाओं ने बनवाए हैं। चलिए आपको नालंदा दिखाते हैं। हम आ गए हैं, और ये वो पढ़ाई लिखाई पर कितना जोर था उनका। और निधि है मेरे साथ, वो उन्होंने एमफिल किया है बुद्धिज्म। निधि, कितने यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी उस समय? सर, अगर हम सोर्स के आधार पे बात करें तो 70 यूनिवर्सिटीज हमें एविडेंस उसके मिलते हैं, बट उससे ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी। क्या क्या, कौन कौन जो मेन यूनिवर्सिटियां जो मेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये नालंदा मेन सेंटर यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला हुआ, विक्रमशिला हुआ, और ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो इसका हिस्ट्री हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम खुद आए हैं यहाँ पे जानने के लिए कि इसका एक्चुअल में चीजें हैं क्या। देखिए 17 यूनिवर्सिटियां, तक्षशिला, नालंदा था ये। और आप कल्पना कीजिए कि कितना डेवलप दौर था वो। ये देखिए यहाँ, लेकिन वही लिखा हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कह रहे हैं। देखिए ईसा पूर्व मतलब समझिए सम्राट अशोक के बाद की बात है, ये पहले की बात है। भगवान महावीर एवं बुद्ध काल से नालंदा के ऐतिहासिक को प्रमाण पत्र होते हैं। बुद्ध के परम शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म एवं निर्वाण स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्राच्य कला एवं संस्कृति के विख्यात शिक्षा संस्थान में महावीर के रूप में इसकी पहचान 5वीं शताब्दी में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों से बौद्ध भिक्षु ज्ञान अर्जन हेतु यहाँ आते थे। तो ये खनन कब होता है? देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए खनन 1915 से 37 तथा 1947 से 82। यहाँ ईट निर्मित 6 मंदिरों एवं 11 बिहारों में सुनियोजित श्रृंखला। सोचिए कितनी बड़ी साजिश हुई है, सब कुछ कैसे ढक दिया गया। और 1915 में इसकी खोज होती है। उससे पहले लोग क्या कर रहे थे? जब दुनिया सभ्यताएं विकसित हो रही थी, तो आपको अगर अंग्रेज नहीं आते तो आपके इतिहास को, सम्राट अशोक के इतिहास को, बौद्ध के इतिहास को कोई बताने वाला नहीं था। तो एक बड़ी कंस्पिरेसी हुई है आपके इतिहास को खत्म करने की। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग इतिहास को ढूंढ रहे हैं। तो सोचिए कि 600 ईसा पूर्व मतलब सम्राट अशोक से पहले ये सब डेवलप हो चुका था। मतलब कि साफ है कि ये मौर्य वंश के लोग थे जो ये तमाम केंद्र बना रहे थे। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि हम इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर बना रहे हैं। तो ये सब देखिए, ये घर था और कितना सिविलाइज था हड़प्पा। इससे भी ज्यादा सिविलाइज समझिए सभ्यताएं जो हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा की थी, जिसे मौर्य वंश की सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। लेकिन लगातार आपको दिग्भ्रमित किया गया है कि इतिहासकारों ने वो तमाम चीजें की हैं जो मतलब क्या कहा जाए। मतलब एक तो पहले अंग्रेज के आने से पहले इनको कुछ पता नहीं था, तब ये झाल बजा रहे थे। जब अंग्रेज आ गए और जब आर्कियोलॉजी की स्थापना हुई, जगह जगह खोज होने लगी, तब इन्होंने अपने अपने जो है खेल करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम बातें हैं जो आप समझनी चाहिए। और मैं लगातार, मैंने वैशाली दिखाई है आपको, आज नालंदा दिखा रहा हूँ। और सोचिए कि ये देखिए कितना भव्य रहा होगा, आप तस्वीरों में देखते हैं। तो 625 ईसा पूर्व की स्थापना होती है, लेकिन ये लिख दिया जाता है कि ये गुप्त वंश की का देन है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब गुप्त वंश के अपने घर कहाँ थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है। दरअसल पुष्यमित्र शुंग ही गुप्त वंश है, उसी को गुप्त कहा गया है। और जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर शुरू होता है वो मौर्य बृहद्रथ की हत्या से शुरू होता है। तो मौर्य के अंतिम राजा थे, उसी के बाद से यहाँ ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर जो है वो शुरू होता है। ये देखिए, तो ये तमाम है। और ये अंग्रेजों के आने के बाद ही इस पर काम होता है, इसका खोज होता है। और ये देखिए
ये कितनी विकसित सभ्यताएं थीं और अंग्रेज जो हैं वो इसका खोज करते हैं। और ये तस्वीरें आप तमाम देख रही होंगी। तो अभी अभी बिहार में ही एक और बड़ी यूनिवर्सिटी मिली है, तो कश्मीर में, पाकिस्तान से कंधार में। सोचिए सम्राट अशोक का वो दौर कितना बड़ा था। और ये देखिए, तो तमाम तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये मंदिर जैसा सब दे दिया गया। इस मंदिर परिसर के अन्य भवनों की तुलना में सर्वाधिक भव्य है। इसमें निर्माण के 7 चरण पाए गए हैं। प्रारंभिक 3 चरण आकारों में छोटे हैं जिन्हें पुनः ढक दिया गया है। कालांतर के 4 चरण व्यापक संरचनाओं से युक्त तथा सहज देखे जा सकते हैं। उत्तर दिशा में 3 अलग अलग सीढ़ियां क्रमशः 5वें, 6वें और 7वें चरण की होता है। तो 7 फ्लोर की बिल्डिंगें हुआ करती थी। ये बताने की कोशिश हुई है। तो सोचिए कितनी डेवलप थी। और तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, नाम से भी आप पता कीजिए कि इनका जो नामाकरण है उससे भी साफ है कि बुद्धिस्ट नेम है और बौद्ध राजाओं ने बनवाया। लेकिन किस तरह से बहुत ज्यादा, क्या कहा जाए, बहुत ज्यादा है। आप सब समझ ही रहे हैं कितनी इतिहास की चोरी हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजेंद्र प्रसाद सिंह से जब भी मौका मिले मिलिए। और वो जिस तरह से बताते हैं, इतिहास का जो वर्गीकरण करते हैं वो शानदार है। और ये देखिए, ये वो तमाम जगह हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इतिहास से रूबरू करा रहा हूँ। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम लोग ये भी नहीं जान पाते। तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये तमाम यूनिवर्सिटियां हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप पढ़ाई लिखाई के केंद्र थे, विश्वगुरु थे, तभी आप विश्वगुरु थे। सोचिए दुनिया भर से जो छात्र हैं वो यहाँ पढ़ने आते थे। और कितना भव्य था आपका इतिहास और कैसे आपको लाचार, बेबस और गरीब बना दिया गया, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो बड़ा एक इतिहास था। और इसको पूरा इतिहास को आपको समझने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लगातार जो पुराने इतिहास हैं उसको बदल रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं। और साक्ष्यों के साथ पाली और प्राकृत की जितनी शिलालेखें हैं जो सम्राट अशोक ने बनवाए हैं उसके हिसाब से वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो उनको पढ़िए और नेशनल दस्तक पर ऐतिहासिक तथ्यों को भी देखिए। मैंने वैशाली दिखाया है, आज नालंदा दिखा रहा हूँ, कल पता नहीं जहां रहूंगा वहां से दिखाऊंगा। तो जब तक बाबा साहब ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बनाता है, इसलिए आपके इतिहासों को रौंद दिया गया। जब भी मिट्टी के जहां कहीं टीला दिखे उसको खोदेंगे तो आपको बुध में भारत का दिखेगा, सम्राट अशोक का भारत दिखेगा, मौर्य वंश का भारत दिखेगा, घनानंद का भारत दिखेगा। और 2000 साल सोचिए, जब बृहद्रथ की हत्या होती है, पुष्यमित्र शंगवंत राजा, तब से अब तक जो है उसी के बाद से इस देश में सनातन आया। मंदिरें बनने शुरू हुई, उससे पहले सिर्फ बुद्ध विहार था। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध में भारत का सपना देखा था। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दुनिया में रिसर्च हो रहा है, वो कितनी सभ्यताएं थी डेवलप, उसी को हम लोग सोने की चिड़िया भी कहते हैं। जब ये दौर था, जब जो मौर्य वंश का दौर था, जो बहुजनों का दौर है, उसके बाद बृहद्रथ की हत्या के बाद से ही सबको खत्म किया गया, बर्बाद किया गया। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ गौरवमय भारत का, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। सोचिए जिस समय सभ्यताएं विकसित हो रही थी 625 ईसा पूर्व। अब बताइए 625 ईसा पूर्व बौद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, और उस समय ये डेवलप हो रहा था। कहने का मतलब मौर्य वंश के लोगों ने इसको बनवाया। और उसके बाद जैसे तमाम जानबूझकर गुप्त वंश जबकि गुप्त वंश का कहीं एक इमारत नहीं मिलता है। गुप्त वंश दरअसल जब बृहद्रथ की हत्या होती है, पुष्यमित्र शुंग आते हैं, उसी को ये लोग गुप्त काल कहते हैं। मतलब सब गुप्त तरीके से काम किया गया। तो जिस समय ये तमाम बुद्धिज्म को खत्म किया गया, ये देखिए, तो जो जितने केंद्र थे, बुद्ध केंद्र थे, जितने बहुजनों का इतिहास था, बुद्धमय था, सबको जानबूझकर विकृत किया गया और बाकी काम इतिहासकारों ने कर दिया। सोचिए, देखिए बुद्ध की मूर्तियां मिल रही हैं, तो सोचिए कि गुप्त वंश के लोग बुद्ध की मूर्तियां क्यों लगवाएंगे। तो ये पुष्यमित्र शुंग का दौर होगा। और उससे पहले ही तमाम देखिए कितना 1.5 किलोमीटर का रेडियस है ये,
और ये तमाम आपको घरे दिखा रहा हूँ। कितना भव्य रहा होगा ये। और उसी समय दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने लिखने आते थे। वही भारत जो है, देखिए किस तरह से है ये। उसके बाद से ही बर्बाद किया गया भारत को। और तो ये तमाम सेंटर्स दिखा रहा हूँ आपको। ये जो बृहद्रथ की हत्या होती है और पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं, उसी के बाद से, उससे पहले का भारत जो है वो सोने की चिड़िया है, विश्व गुरु भारत है। जब फायान, हिंसांग जैसे लोग यहाँ पढ़ने आते थे, ये देखिए, तो यहाँ ये मिला है ये सब कुछ। और ये सब खोज हुआ है 1915 के बाद से। सोचिए, जब अंग्रेज आते हैं तब ये सब खोज होता है। अब तो बंद कर दिया गया। अभी आपको बता दें कि बिहार में एक इससे भी बड़ा, नालंदा से भी बड़ा विश्वविद्यालय मिला है। तो जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है। तो किस तरह से पढ़ाई लिखाई विज्ञान पर जोर था, तो आप समझ सकते हैं। और ये तमाम एजुकेशन के केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे, मोनेस्ट्री। बताइए, मंदिर और मोनेस्ट्री बिहार। ये देखिए, ये तमाम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि बहुजन समाज को इतिहास से जागरूक कर दिया जाए, जिसको मिटा दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि बाबा साहब नहीं होते तो हमें भीमा कोरेगांव का इतिहास पता नहीं चलता, अंग्रेज नहीं होते तो हमें सम्राट अशोक का इतिहास पता नहीं चलता। तो कौन लोग थे जो अपने ही देश के इतिहास को खत्म कर रहे थे? कितनी बड़ी साजिश थी, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, यही सोने की चिड़िया, यही विश्व गुरु था भारत जब मौर्य वंश का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था। सोचिए कि 325 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में बौद्ध हुए, और उससे पहले भी 26 बौद्ध थे। 27 बौद्ध, अंतिम बौद्ध, महात्मा बुद्ध अंतिम बौद्ध नहीं थे, पहला बौद्ध नहीं थे। उससे पहले तो बुद्ध में था भारत। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा 1956 में, वो इसलिए देखा था क्योंकि बुद्ध में भारत में, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु था, और डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था। और सम्राट अशोक के तमाम राजा जो हैं वो डेमोक्रेटिक थे, और वो पंचशील को मानते थे, वो बुद्धिज्म को मानते थे, विज्ञान को मानते थे, वो तर्क को मानते थे, कर्मकांड से दूर थे। और तभी 17 यूनिवर्सिटियां थी। आज उसके बाद 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में यूरोप ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपनी ताकत दिखाई ज्ञान से, पढ़ाई लिखाई से। लेकिन जो ईसा पूर्व से पहले आप देखेंगे तो वो दौर जो था वो मौर्य वंश का था, जिसे सिकंदर भी पानी मांगता था। सोचिए, सिकंदर जो है सिंधु नदी पार नहीं कर पाया। उसने अपने सेलुकस सेनापति को भारत भेजा, जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी मौर्य राजाओं से। घनानंद आपका वही राजा था जिसको जानबूझकर आपस में भाई भाई को लड़ाया गया, घनानंद को खत्म करने के लिए। ये पटना, यही मगध की राजधानी है, जहां सबसे बड़ा शासक होते थे, सम्राट अशोक हो या घनानंद हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, उनके 10 बड़े शासक हुए। उसी को लेकर रावण कहा जाता है। 10 सिर बना दिए गए उनके, क्योंकि वो सबसे बड़े शासक थे। मौर्य वंश में 10 बड़े शासक हुए और उसी को लोग दशानंद बना दिया। तो ये तमाम जो इतिहास है उसको फिर से कुरेदा जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के माध्यम से आप समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बुद्ध के दौर में जो मौर्य वंश था, जो बुद्ध में भारत था, वो कितना विशाल था, कितना ज्ञानी था और कितना भव्य था। और उसको किस तरह से कर्मकांड में और सिविलाइजेशन चेंज किया गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर बुद्ध में भारत को फिर से बनाने का उन्होंने संकल्प लिया था, क्योंकि उसमें इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, समानता है, बराबर का अधिकार है। तो सोचिए किस तरह से इस देश को बर्बाद किया गया और कौन लोगों ने बर्बाद किया, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो राजा थे, जो इंडिजीनियस थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिसको आज बाबा साहब ने SC ST OBC और माइनॉरिटी कहा है, जो उस समय शूद्र और अछूत कहलाए, जब सम्राट अशोक का दौर खत्म होता है तो उनके
लोगों को शूद्र और अछूत कह दिया गया, बना दिया गया, शूद्र और अछूत बना दिया गया उनके लोगों को। और फिर 2000 साल तक उनका सत्ता रहा। और उसके बाद आज फिर जब बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी, तो जो आज के SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं वो उस समय के राजा थे और इसीलिए हम उनको मूल निवासी कहते हैं। और आज जो जनरल हैं वो आर्य थे, जो बाहर से आए थे, आक्रमणकारी थे। तो ये था भारत का गौरवमय इतिहास। नालंदा से दिखा रहा हूँ, जितना मौका मिलेगा आपको भारत इतिहास बताता है। भारत में बाबा साहब ने सत्ता कब्जा करने की सीमा 5 साल रखी है। 5 साल में आप सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, सत्ता से बाहर हो सकते हैं। लेकिन कल्चरल हेजमनी, जो सांस्कृतिक सभ्यता है, जो सामाजिक सभ्यता है, उसको कब्जा 2000 साल लगता है और 2000 साल बाद भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो पूरा जो बहुजनों की जो मूल निवासी था, जो गुप्त मौर्य वंश का जो पूरा दौर है, सम्राट अशोक से लेकर वो 2000 सालों की सभ्यताओं पर 2000 साल जब पुष्यमित्र शुंग आते हैं उसके बाद कब्जा होता है और वो आज तक चल रहा है, जिसको फिर बाबा साहब चैलेंज करते हैं 20वीं शताब्दी में। और फिर वो संविधान के जरिए उसको चैलेंज करते हैं और उसी का नतीजा है कि आज SC ST OBC के लोग CM PM बन रहे हैं। तो अब 2000 साल पूरा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि बहुजन जागरूक हो, उठे, एक साथ आए और वो अपने घर पर दोबारा सत्ता स्थापित करे। और वो डेमोक्रेटिक तरीके से, तरीका अलग है जो बाबा साहब ने बताया है, लेकिन बहुजनों को अपना इतिहास जानना होगा। ये मूल निवासी हैं हम लोग और ये देश हमारा था और हमको अभी तक बेघर किया गया है। और उसका सबसे बड़ा हथियार था शिक्षा से दूर करना, मीडिया से दूर करना। अब आपके पास नेशनल दस्तक जैसा मीडिया भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है, कितना बंद करेंगे। लेकिन एक फर्क है, जो भारत के मूल निवासी हैं, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, करुणानिधि, ये सब जब सत्ता में आते हैं तो स्कूल कॉलेज बनाते हैं और जब आर्य सत्ता में आते हैं तो स्कूल कॉलेज बंद करते हैं। तो सोचिए, जो स्कूल कॉलेज बंद करे वो विदेशी है, जो स्कूल कॉलेज खोले वो देशी है। और इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने इस देश में स्कूल कॉलेज बंद किए और नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां जलवाई। शुक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।